कितना हो रहा। तो पहले वाले केस में भी जो पॉजिटिव चार्ज है 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा, दूसरे वाले केस में भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा। अगर दोनों केसेस में रेजोनेंस वाला पार्ट 2 पाई बॉन्ड के साथ हो रहा है तो फिर हम लोग कैसे कंपेयर कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग इफेक्ट की बात करना शुरू करें तो सबसे पहला पार्ट की एरोमेटिसिटी होना चाहिए, तो एरोमेटिसिटी तो वैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा पार्ट बोल सकते हैं कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट होना चाहिए, वो तो यहाँ पे भी कंपेयर नहीं कर सकते। तीसरा पार्ट ऐसा बोल सकते हैं कि चलो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं तो रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट होना चाहिए। तो रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट तो मे भी हो सकता है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट में यही मेंशन किया था तुम लोगों को कि जब भी रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ रेजोनेंस या जो अमाउंट ऑफ रेजोनेंस है वो चीज मैटर करेगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस का अमाउंट होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी एक्सक्यूज मी, उतना ज्यादा रेजोनेंस वाले पार्ट का स्टेबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। मतलब अगर रेजोनेंस के बिहाफ पे कंपैरिजन करना है तो ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी। तो पहले वाले केस में भी 2 रेजोनेंस है, दूसरे वाले केस में भी 2 रेजोनेंस है, तो फिर तो दोनों केस में बराबर रेजोनेंस है। उसको छोड़ के आगे जाते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के लिए sp3 कार्बन होना जरूरी कंडीशन है, जबकि दोनों में से किसी भी साइड भी sp3 कार्बन नहीं है, उसको भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे लास्ट में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, इंडक्टिव इफेक्ट का भी मतलब जो सेम है सिनेरियो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एक इस तरह के केस का ध्यान रखना है, जैसे पहले वाले केस में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो दोनों पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा। दूसरे वाले केस में भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन अगर ढंग से देखो तो सेकंड वाले केस में पॉजिटिव चार्ज आइदर लेफ्ट वाले साइड में रेजोनेंस में जाएगा या फिर राइट वाले साइड में रेजोनेंस में जाएगा। मतलब दूसरे वाले केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो आइदर लेफ्ट में और राइट में जा सकता है, जबकि पहले वाले केस में जो पॉजिटिव चार्ज है जब वो रेजोनेंस में जाएगा तो केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसिडरेशन हम लोग मेंशन करते हुए चलते हैं, जैसे जो सबसे बेसिक पार्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन शो रेजोनेंस, उसमें हम लोग टर्म ढूंढना शुरू करते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। तो जैसे पहले वाले केस को तो छोड़ो, सेकंड वाले केस में हम लोगों का एक साइड कंजुगेशन सिस्टम है, मतलब राइट साइड वाले पार्ट में कंजुगेशन सिस्टम है, लेफ्ट वाले साइड में और राइट वाले साइड में भी कंजुगेशन सिस्टम है। और दोनों साइड कंजुगेशन सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे अगर ढंग से देखो तो क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है तो इस चीज को हम लोग क्रॉस कंजुगेशन बोल दिया करते हैं। मतलब ये बोलने का एक टर्म है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को, क्रॉस कंजुगेशन। जबकि पहले वाले केस में एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस में जाएगा तो आगे तक चलता चला जाएगा। इस तरह के केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं लीनियर कंजुगेशन। और एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, linear conjugation is more effective than cross conjugation if number and nature of pi bonds are same। अगर नंबर एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब है जैसे कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है तो दूसरे में भी कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड होना चाहिए, अगर कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है तो दूसरे में भी कार्बन ऑक्सीजन का ही पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तब उस केस में लीनियर कंजुगेशन विल बी मोर इफेक्टिव देन क्रॉस कंजुगेशन। मतलब लीनियर कंजुगेशन का इफेक्टिवनेस थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन को ऐसा भी पहचान सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर या एक नेगेटिव चार्ज आइदर एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है, तो वहां पे हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं क्रॉस कंजुगेशन। जैसे अपने दूसरे वाले केस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आइदर लेफ्ट में जा सकता है और राइट में जा सकता है, दोनों तरफ एक बार में नहीं जा सकता। मतलब होता नहीं कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में गया तो उधर से ही राइट में पहुंच गया, तो ऐसा नहीं कर सकते, आइदर लेफ्ट में जाएगा और राइट में जाएगा, मतलब दो पॉसिबल डायरेक्शंस है, दोनों में से किसी एक ही तरफ जा सकता है। जबकि पहले वाले केस में पॉजिटिव चार्ज एक ही बार में सारे के सारे पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। तो जब एक ही बार में या एक ही डायरेक्शन में जाने से अपना काम हो जाएगा तो वहां पे हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं लीनियर कंजुगेशन। और जब दो पॉसिबल डायरेक्शंस होंगे तो उस केस में हम लोग क्रॉस कंजुगेशन वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस एक चीज का ध्यान रखना है थोड़ा,
लीनियर कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन क्रॉस कंजुगेशन, ये सीधा याद कर सकते हैं, लेकिन केस बस ये है कि जब हम लोग लीनियर और क्रॉस कंजुगेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये देखते हुए चलना है कि जो नेचर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो सेम है या नहीं है। अगर नंबर एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड सेम नहीं होगा, इसका मतलब हम लोग कभी भी लीनियर क्रॉस की बात नहीं करेंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो पहले तो ये एग्जांपल नोट कर लो, स्टार मार्क करके रख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के भी 3-4 क्वेश्चन और कराएंगे। और सर इसके नीचे, हाँ बोलो। वो पहला वाला स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज बीच में भी जाएगा ना? जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गिवन स्ट्रक्चर अगर उसके हिसाब से बात करें तो उस केस में देख के ऐसा लगता है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यस। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई दो पॉसिबल डायरेक्शंस होगा, इधर इधर और उधर, तब उस केस में हम लोग क्रॉस कंजुगेशन वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे इसी का और भी एग्जांपल हम लोग कंसिडर करेंगे अभी। चलो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पहले वाले केस में आइदर पहले बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा पाएगा, या दूसरे के साथ जा पाएगा, या तीसरे के साथ जा पाएगा। मतलब तीन तरफ जा सकता है, बट जाएगा किसी भी एक के पास रेजोनेंस में। दूसरे वाले केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो पहले वाले पार्ट में बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब नेगेटिव चार्ज लेफ्ट वाले बेंजीन रिंग पे गया रेजोनेंस में, तो यहाँ से होते हुए राइट साइड में होते हुए घूम के वापस यहाँ पे आ सकता है। ऐसा क्यों होगा उस चीज को मेंशन करते हैं। अगर हम लोग सेकंड वाले केस को कंसिडर करते हुए चले, तो सेकंड वाले केस में कंजुगेशन सिस्टम जो बाहर जो बेंजीन रिंग्स दे रखे हैं उसके बीच में खुद भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट इस टाइप का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। अगर ढंग से देखो तो जो बेंजीन रिंग्स है उनके बीच में भी कंजुगेशन है,
यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन सिस्टम दिख रहा है तो लोगो पाई से अटैच्ड कार्बन के ऊपर वापस से पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कंजर्वेशन सिस्टम है। जो सेकंड और थर्ड बेंजीन रिंग है यहाँ पे भी कंजर्वेशन सिस्टम है, तो इसका मतलब सेकंड वाले केस में जो बाहर के बेंजीन रिंग्स है उसमें भी कंजर्वेशन सिस्टम है। तो अगर उसमें कंजर्वेशन मतलब वहां पे भी रेजोनेंस हो सकता है, तो जब नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट रेजोनेंस में जाएगा एक रिंग में, तो यहाँ से होते हुए दूसरे रिंग में, यहाँ से होते हुए तीसरे रिंग में, और वापस घूम के यहीं पे आ सकता है। इसका मतलब एक पॉसिबल डायरेक्शन है जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर एक पॉसिबल डायरेक्शन है तो इसका मतलब हम लोग लीनियर कंजुगेशन की बात करेंगे, जबकि पहले वाले केस में हम लोगों के पास तीन पॉसिबल डायरेक्शंस है, तो आइदर इधर और उधर या फिर और उधर। तो दोनों केसेस में तीन बेंजीन रिंग है, इसका मतलब 6 पाई बॉन्ड होगा ही होगा, सॉरी 3 के 9 पाई बॉन्ड होगा ही होगा दोनों केसेस में। 9 पाई बॉन्ड्स है और सारे के सारे कार्बन वाले पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब नंबर एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। और अगर नंबर एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हुआ तो उस केस में जो लीनियर कंजुगेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। इसका मतलब सेकंड वाले केस में रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा, और अगर ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हुआ इसका मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। नोट करो एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 28 29 खुद से ट्राई करके देखो। सोच के देखो क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। पहले वाले केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 2, दूसरे वाले केस में 2 ग्रेटर देन 1। बताओ ये पहले वाले केस में किसी को डाउट है तो बताओ।
है सर। चलो ध्यान दो, पहले वाले केस में जब इफेक्ट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, sp3 वाला पार्ट, मतलब हाइपर कंजुगेशन कंसिडर कर सकते हैं, 3 हाइपर कंजुगेशन। दूसरे वाले केस में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हाइपर कंजुगेशन अभी भी 3 ले सकते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया था, कार्बन हाइड्रोजन का जो हाइपर कंजुगेशन है वो कार्बन ड्यूटेरियम से ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन वाले पार्ट में 3 हाइपर कंजुगेशन, कार्बन ड्यूटेरियम वाले पार्ट में 3 हाइपर कंजुगेशन, अगर दोनों में 3 हाइपर कंजुगेशन है तो भी कार्बन हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम। तो ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस या ज्यादा इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कराएगा। इस एक फैक्ट का ध्यान रखना, हाइपर कंजुगेशन वाले पार्ट में साइड में मेंशन कर लेना खुद से, हाइपर कंजुगेशन ऑफ CH ग्रेटर देन CD। हाइपर कंजुगेशन में पॉइंट मेंशन किया हो गया होगा। सर 29 नंबर। 29 नंबर पे ध्यान दो। 29 नंबर वाले पार्ट में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड कोई कार्बन है नहीं यहाँ पे, तो सारे इफेक्ट की बात करते हैं। एरोमेटिसिटी हो नहीं सकता, रेजोनेंस में भी पॉजिटिव चार्ज नहीं जा सकता, मेसोमेरिक इफेक्ट में भी नहीं है। हाइपर कंजुगेशन के लिए इससे अटैच्ड एक कार्बन चाहिए, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड एक कार्बन चाहिए, वो भी नहीं है। तो फिर सबसे लास्ट में हम लोग आराम से इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। तो इस केस में हाइड्रोजन वाला पार्ट प्लस आई शो करेगा, तो इसका मतलब टोटल 3 प्लस आई इफेक्ट है। ड्यूटेरियम वाला पार्ट भी प्लस आई शो करेगा, इसका मतलब 3 प्लस आई इफेक्ट है। लेकिन हाइड्रोजन में और ड्यूटेरियम वाले पार्ट में जब प्लस आई वाले पार्ट का ऑर्डर कंपेयर करते हैं तो इस केस में ड्यूटेरियम वाला पार्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ज्यादा स्ट्रांगली प्लस आई इफेक्ट वाला पार्ट शो कर सकता है। तो ड्यूटेरियम का प्लस आई अगर ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसका मतलब आराम से सेकेंड वाले पार्ट में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इसका मतलब CD3 वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू CH3। केसेस सिंपल सिंपल हैं, लेकिन जो लास्ट क्लास में कंसिडरेशन लिया था या उससे पहले क्लासेस में जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उन बेसिक पॉइंट्स से रिलेटेड है, तो थोड़ा ध्यान रखने लायक केसेस ये सब। एक ये केस तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा और अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को। जैसे जब हम लोग अलग अलग आइटम्स की बात करते हैं तो अलग अलग आइटम्स के ऊपर जब भी कभी हम लोग नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो नॉर्मली सबसे पहले हम लोग साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो जैसे पहले वाले केस में कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है। कार्बन वाला पार्ट के ऊपर माइनस चार्ज और नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर माइनस चार्ज में अगर कंपैरिजन होता तो नॉर्मली कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन एक और भी पार्ट होता है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सीरीज में sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर उसके बाद sp2 और सबसे लास्ट में sp3 वाला पार्ट। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका मतलब जो नॉर्मल एटम का हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए उससे बढ़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp में आएगा। तो उसकी वजह से होता क्या है, ऑल दो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल नाइट्रोजन से कम होता है, लेकिन जब कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो उस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो कार्बन वाले पार्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक नॉर्मल sp3 नाइट्रोजन वाले पार्ट से ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना, electronegativity of sp carbon is greater than electronegativity of sp3
नाइट्रोजन। ये एक फैक्ट को ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में भी यूज करेंगे, इस चीज को हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ में भी एक बार डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा तो वहाँ पे इसका एक बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन भी दे रखा है। तो इसके ऊपर 2010 में सवाल भी आया था ये एडवांस में, तो इसलिए हम लोग को ये फैक्ट याद रखना ही रखना है। ये नॉर्मली कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, लेकिन sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। तो सेकंड वाले केस में sp3 नाइट्रोजन है, जबकि पहले वाले केस में sp कार्बन है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा, तो आराम से 1 > 2 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इफेक्ट का ध्यान रखना थोड़ा, मतलब इस तरीके से इसको याद ही रखो। और उसका रीजन तो मेंशन कर दिया sp और sp3 वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये फैक्ट याद रखना है, 2-3 बार रिपीट करेंगे ताकि याद भी रहे। सर ऐसा हर एटम के लिए हो सकता है कि सिर्फ इधर ही? नहीं, हर एक एटम नहीं, केवल इस एटम के लिए होगा कि sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन, बाकी ऐसा केसेस और कहीं नहीं है। एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो। वायरस का केसेस बढ़ रहा है अभी, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सब बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन लोग को टेस्ट नहीं किया गया है बाहर शायद से, जब यहाँ आ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और सारे के सारे लोग वापस लौटना शुरू हो गए। तो कोई चेकिंग नहीं कर रहा सरकार, बस ऐसे ही वापस भेज दे रहा है। तो देख लेना भाई, सेफ रहना घर में, अभी का टाइम ज्यादा खराब होने वाला है। अभी तक तो बहुत अच्छा था, तभी भी लाख केस आ गए इंडिया में। ट्राई करके देखो सवाल पहले खुद से।
चलो भाई जान लो, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 वाले पार्ट का होगा, फिर 2 वाले पार्ट का होगा, फिर 3 वाले पार्ट का होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले वाले केस में जो ओ एच ग्रुप है उसको नीचे एक्सप्लेन कर रहा है, अगर ढंग से देखो तो फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। मान लो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और यहाँ पे ओ एच वाला पार्ट है, तो एक चीज इसको दो तरीके से समझेंगे हम लोग, ठीक है। पहला तो ये कि अगर ये रेजोनेंस में जाएगा पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस में जाने की वजह से हम लोग का पाई बॉन्ड सबसे राइट साइड में होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज और ओ एच वाला पार्ट। तो एक चीज हम लोगों को बेंजीन वाले केस में भी बताया था कि जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट किसी कार्बन पे गया और उस कार्बन पे कोई एम इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तभी जाके उस ग्रुप का एम इफेक्ट उस पर ऑपरेट करेगा। मतलब जो ओ एच वाला पार्ट है, इस ओ एच वाले पार्ट का प्लस एम इफेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज पे तब ऑपरेट करता जब रेजोनेंस होने के बाद जिस कार्बन पे ओ एच है उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट आकर के निकल जाए। तो यहाँ के केस में दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस में जाएगा तो जिस कार्बन पे OH है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब OH वाले पार्ट का प्लस एम इफेक्ट आराम से इस राइट साइड के पॉजिटिव चार्ज पे ऑपरेट करेगा। तो सिमिलर टाइप से जब दूसरे वाले केस की बात करेंगे, तो दूसरे वाले केस में तो केवल पाई बॉन्ड वाला पार्ट है। अगर केवल पाई बॉन्ड वाला पार्ट है मतलब रेजोनेंस इफेक्ट आराम से ऑपरेट करेगा। और थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करेंगे तो थर्ड वाले केस में यहाँ पे NO2 दे रखा था। तो जब ऊपर वाले केस में, जब OH वाले केस में पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे OH है उसको चला गया, तो नीचे वाले केस में भी जिस कार्बन के ऊपर NO2 है उसको ब्लू से मार्क कर देते हैं। तब जिस कार्बन वाले पार्ट के ऊपर NO2 है उस कार्बन वाले का पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इसका मतलब NO2 वाले पार्ट का माइनस एम इफेक्ट आराम से इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के लिए ऑपरेट करता हुआ कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो NO2 का माइनस एम ऑपरेट कर रहा है, OH का प्लस एम ऑपरेट कर रहा है और बीच में रेजोनेंस इफेक्ट है। तो माइनस एम स्टेबिलिटी घटाएगा, प्लस एम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और बीच में तो रेजोनेंस इफेक्ट था तो बीच में कहीं ऑर्डर निकल के आएगा। 1 > 2 > 3 कंसिडर आराम से किया जा सकता है। समझने का एक और तरीका ले सकते थे हम लोग। जैसे मान लो अगर हम लोग ऊपर वाले केस को लेके चलते हैं OH वाला पार्ट, तो उसको इस तरीके से समझा जा सकता है नॉर्मली कि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है, और OH वाला पार्ट भी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है क्योंकि यहाँ पे भी कंजुगेशन है। और देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे लीनियर टाइप का कंजुगेशन है। तो अगर कोई M ग्रुप पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, कोई चार्ज वाला पार्ट भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है और लीनियर टाइप का कंजुगेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब जो OH वाला ग्रुप होगा ये वाला पार्ट इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के साथ भी रेजोनेंस में जा पाएगा। कंजुगेशन सिस्टम में दोनों एक दूसरे के ऊपर अफेक्टेड होंगे या फिर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ से भी OH का प्लस एम इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ऑपरेट करेगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए आराम से काम कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। तो इस केस में 1 > 2 > 3, अगर चाहे तो नीचे का एक्सप्लेनेशन नोट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखने लायक सवाल है। चलो भाई, यहाँ तक के पार्ट में तो हम लोग मोस्टली केवल स्टेबिलिटी ऑफ आयंस वाले पार्ट को कंपेयर कर रहे थे, तो आयंस के स्टेबिलिटी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और इसके आगे ऑलमोस्ट जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, एग्जैक्टली वही नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट आगे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और जब नेगेटिव चार्ज के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट को भी आराम से कंपेयर करते चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हेडिंग डालेंगे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम लोगों को कंसिडरेशन लेना होगा। छोटा सा हेडिंग डाल देना।
थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कितने टाइप के एसिड होते हैं, कितने टाइप के बेस होते हैं, इस चीज का तो छोटा सा डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट पे आराम से शुरू करेंगे काम। मे भी ये चीज नाम सुन रखा होगा, तो क्लास 10th में ही सुन रखा होगा तुम लोगों ने। थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में जैसे सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को डिस्कस करना होता है एरेनियस कंसेप्ट। और एरेनियस कंसेप्ट वाले पार्ट में शायद याद होगा, जो सब्सटेंसेस एक्वस मीडियम में H+ दे सकते हैं उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, जो OH- दे सकते हैं उस चीज को बेस बोल सकते हैं। तो फटाफट नोट करते जाओ, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। क्लास 10 में पढ़ रखा था, इसलिए इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, क्लास 10 पे सुन रखा है। एरेनियस कंसेप्ट तो एटलीस्ट सुन रखा है। यही चीज यानी कि इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में भी सुना होगा, एसिड और बेसिस का कंसेप्ट वहां पे भी एक बार डिस्कस किया जाता है थोड़ा ब्रीफ में कि एरेनियस कंसेप्ट क्या होता है, ब्रॉडशेट कंसेप्ट क्या होता है, लेविस कंसेप्ट क्या होता है। तो एसिड बेसिस, जो H+ दिया हुआ एसिड, जो बेस, जो OH- दिया हुआ बेस, बट एक्वस मीडियम वाला पार्ट जो कंडीशन है, एक्वस मीडियम का कंडीशन होना जरूरी पार्ट है। तो इसमें एक छोटा सा कंसिडरेशन हम लोग और भी लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि एसिड की बात करते हैं तो HCl एसिड है और NaOH OH- दे सकता है, बेस है। जब दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में NaCl का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली एसिड का H+ और बेस वाले पार्ट का OH-, ये दोनों आपस में कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन कराएगा। तो इस चीज को हम लोग आराम से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही होना भी चाहिए। तो एक एसिड वाले पार्ट का H+ अगर उतने ही अमाउंट में OH- के साथ रिएक्शन करता है तब उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलना चाहिए। अदरवाइज उसको एसिड बेस रिएक्शन बोलना ज्यादा सुटेबल टर्म रहेगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन कर रहा होगा। जब एक नॉर्मल कोई भी एसिड एक नॉर्मल कोई भी बेस के साथ कंबाइन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन की वर्ड नॉर्मली यूज किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन यूज कर लिया जाता है जनरलाइजेशन में, बट एसिड बेस रिएक्शन बोलना ज्यादा सुटेबल कंसिडर कर सकते हैं। खैर, हम लोग को इस चीज से मतलब है, जैसे HCl वाला पार्ट एरेनियस एसिड है और NaOH वाला पार्ट एरेनियस बेस है। जब हम लोग एक एरेनियस एसिड का रिएक्शन एक एरेनियस बेस के साथ कराए तो प्रोडक्ट में NaCl बना, जिसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे सॉल्ट कंसिडरेशन में लिया जा सकता है, और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन। तो ये एक छोटा सा रिएक्शन वाला पार्ट ध्यान रखना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं तो याद वैसे भी रहेगा। अगर एरेनियस एसिड को हम लोग एरेनियस बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब उस केस में सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है। नोट कर लो इस एग्जांपल को, इसको आगे हम लोग यूज करेंगे काफी आगे। और इसको नोट करने के बाद हेडिंग डाल देना ब्रॉन्शेट कंसेप्ट। थोड़ा फास्टली नोट करना शुरू करो।
चलो भाई ध्यान दो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट वाले पार्ट में। जब ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट वाले पार्ट में हम लोग एसिड की बात करेंगे तो एसिड का डेफिनेशन ज्यादा डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे भी वही चीज होगा। दे कैन गिव H प्लस आयंस। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग एक्वस मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। एक्वस मीडियम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, जो भी सब्सटेंसेस H प्लस देगा एसिड बोल सकते हैं। लेकिन जब बेस की बात करते हैं तो फिर डिफिनेशन एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ पे एसिड बोलो या फिर बेस बोलो, हमेशा हम लोग H प्लस के टर्म में बात करेंगे। और जब एसिड वाला पार्ट H प्लस डोनेट कर सकता है तो उस केस में बेस वाला पार्ट H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो उस केस में जब हम लोग बेस की बात करेंगे तो बेसिकली H प्लस एक्सेप्ट करने की बात कर रहे होंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना होगा। तो एसिड के केस में H प्लस जो डोनेट कर पाए, बेस के केस में जो H प्लस एक्सेप्ट कर पाए, एसिड और बेस आराम से कंसिडर करते हुए काम किया जा सकता है इस चीज को। यहाँ पे एक्वस मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक चीज लिख सकते हैं नोट में, नो एक्वस मीडियम इज रिक्वायर्ड। ये इस कंसेप्ट का सबसे बेटर पार्ट था कि कोई भी एक्वस मीडियम की जरूरत नहीं है हम लोगों को, बिना एक्वस मीडियम का भी हम लोग आराम से कंसिडरेशन ले सकते हैं। ये तो सबसे पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट एक और पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, जिस चीज को हम लोग कंजुगेट पेयर का थ्योरी बोल सकते हैं। ये कंजुगेट पेयर्स क्या होते हैं, ये एक टर्म हम लोग यूज करते हुए काम कर सकते हैं। जो थ्योरी ऑफ कंजुगेट बेसिस कंजुगेट एसिड, ये चीज क्या होता है तो पहले भी सुना होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग HCl लेके चलते हैं तो HCl वाले पार्ट से अगर H प्लस हटा दें तो बचेगा अपने पास Cl माइनस वाला पार्ट। तो HCl वाला पार्ट अगर एसिड है तो जो Cl माइनस वाला पार्ट है वो उस HCl एसिड का कंजुगेट बेस कहला जाएगा। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम करते हैं, क्योंकि जब Cl माइनस पे हम लोग H प्लस ऐड करेंगे तब उस केस में हम लोग को HCl भी मिल जाएगा। तो HCl और Cl माइनस आपस में रिलेटेड है केवल एक H प्लस के डिफरेंस के साथ, इसीलिए इस चीज को हम लोग कंजुगेट पेयर बोलते हुए काम कर सकते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, केवल एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा होगा तो उस केस में हम लोग कंजुगेट पेयर वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो ये चीज है CH3COH, तो जब CH3COH वाले पार्ट से हम लोग एक H प्लस हटाएंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3CO माइनस मिलेगा। और अगर हम लोग CH3CO माइनस वाले पार्ट में एक H प्लस ऐड करेंगे तो CH3COH मिल सकता है। तो ये रिलेटिव टर्म है बिल्कुल, एसिड कौन सा है बेस कौन सा है। जैसे अगर हम लोग CH3COH को एसिड मान के चले तो जब इससे H प्लस हटाएंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है, क्योंकि एसिड है तो H प्लस डोनेट करेगा, तो एसिड से H प्लस हटाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उस चीज को हम लोग आराम से कंजुगेट बेस बोल सकते हैं। बट ऑन द सेम टाइम अगर हम लोग केवल राइट साइड में CH3CO माइनस को कंसिडर करते हुए चले तो CH3CO माइनस जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो CH3COH का फॉर्मेशन कराएगा, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब CH3CO माइनस वाला पार्ट एक बेस है ऊपर के डेफिनेशन के हिसाब से, बेसिस एक्सेप्ट H प्लस। तो CH3CO माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब CH3CO माइनस वाले पार्ट को बेस बोल के काम कर सकते हैं हम लोग। और अगर CH3CO माइनस बेस है तो जब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो एसिड का फॉर्मेशन कराएगा, तो उस चीज को हम लोग आराम से कंजुगेट एसिड बोलते हुए काम कर सकते हैं। मतलब एक रिलेटिव टर्म है। अगर हम लोग एसिड वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो वहां से H प्लस हटाने के बाद जो चीज बची है उसको बेस बोलेंगे। और जब हम लोग ऑलरेडी उस नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को जहाँ से H प्लस हटा चुके थे हम लोग, तो बचा हुए पार्ट को अगर हम लोग बेस बोल रहे हैं तो उसमें जब H प्लस ऐड करेंगे तो पहले वाले को मतलब हम लोग एसिड वाले पार्ट को कंजुगेट एसिड बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग एसिड राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड वाले पार्ट को मानते हैं तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो चीज बचता मतलब H प्लस हटाने के बाद जो चीज बचता उसको कंजुगेट पेयर बोलते हैं। और अगर हम लोग बेस वाला पार्ट राइट साइड वाले पार्ट को मानते हैं तो H प्लस ऐड करने के बाद जो चीज आएगा उस चीज को हम लोग कंजुगेट एसिड आराम से बोल सकते हैं। तो रिलेटिव टर्म है। जैसे ऊपर वाले केस में अगर Cl माइनस को हम लोग बेस बोलते हैं क्योंकि Cl माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो अगर Cl माइनस को बेस बोलते हैं
तो HCl को हम लोग कंजुगेट एसिड आराम से बोलते हुए काम कर सकते थे। एक ये छोटा सा कंसेप्ट है जिसको थोड़ा ध्यान रखना होता है, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई एसिड Ha है तो यहाँ से H प्लस हटाने के बाद जो भी स्पीसीज बच जाएगा, तो इस चीज को हम लोग आराम से, जैसे पहला वाला पार्ट अगर एसिड है तो उसका कंजुगेट वाला पार्ट हम लोग, तो H प्लस हटाने के बाद जो चीज बच जाएगा उसको कंजुगेट बेस आराम से बोल सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर हम लोग के पास कोई बेस है BOH वाला पार्ट, तो बेस में अगर हम लोग H प्लस ऐड करेंगे, क्योंकि बेस का काम ही यही है कि H प्लस एक्सेप्ट करता है, तो आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में BOH होल 2 प्लस बन सकता है। इस चीज को हम लोग कंजुगेट एसिड बोल सकते हैं। तो अगर एसिड है तो उसका H प्लस हटाओ, बाकी बचे पार्ट को कंजुगेट बेस बोलो, और अगर बेस है तो H प्लस ऐड करो, बाकी बचे पार्ट को कंजुगेट एसिड आराम से बोल सकते हैं। नोट कर लो, नोट वाला ये दोनों पॉइंट नोट कर लो एग्जाम्पल्स के साथ। सर हो गया। सारा कुछ नोट कर दिया, बढ़िया। नोट करता है कि स्क्रीनशॉट खींच लेता है भाई? नोट कर लेते सर पढ़ाते समय। अच्छा चलो बढ़िया। चलो भी ध्यान दो, जैसे ऊपर अभी हम लोग डिस्कस किए थे, एक एसिड वाला पार्ट जब एक गैस के साथ कंबाइन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर ही बने। अगर हम लोग जैसे मान लो ये कंसिडरेशन लेके चले कि HCl वाला जो पार्ट है, ये HCl वाला पार्ट अगर NH3 के साथ कंबाइन किया तो कॉम्बिनेशन करने के बाद हम लोग को NH4 प्लस मिलेगा और साथ ही साथ Cl माइनस मिलेगा। भले ही हम लोग उसको लिखते हैं NH4 प्लस और Cl माइनस के एक ही साथ NH4Cl लिखते हैं, बट अगर मान लो HCl NH3 के साथ कंबाइन किया तो अलग अलग फॉर्म में NH4 प्लस और Cl माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं है हम लोग के पास। तो अगर वाटर नहीं है तो यहाँ क्या बन रहा है, तो एक चीज ढंग से हम लोग देख सकते हैं। HCl वाला जो पार्ट है, तो HCl वाले पार्ट का जब H प्लस हटाते हैं तो उस केस में हम लोग को Cl माइनस मिलता है, मतलब कंजुगेट पेयर वाला पार्ट। और जब NH3 में हम लोग H प्लस ऐड करेंगे तब उस केस में हम लोग को NH4 प्लस मिलेगा, मतलब कंजुगेट पेयर वाला पार्ट। तो HCl और Cl माइनस वाला पार्ट आपस में कंजुगेट पेयर है। NH3 और NH4 प्लस वाला पार्ट भी आपस में कंजुगेट पेयर है। तो इसका मतलब अब हम लोग ये कंसिडरेशन नहीं लेके चलेंगे कि एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस के साथ कंबाइन करेगा तो इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में कंजुगेट बेस प्लस कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। मतलब अब हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर के टर्म में काम नहीं कर रहे होंगे, हम लोग कंजुगेट पेयर्स के टर्म में काम कर रहे होंगे। और इस कंसिडरेशन को थोड़ा ढंग से याद रखना, क्योंकि इसी कंसिडरेशन के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन चलेंगे। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आएगा तो 90% चांसेस है कि एसिड और बेसिस का रिएक्शन हमेशा कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन कराएगा। मतलब ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के टर्म में काम कर रहे हैं हम लोग। तो ऊपर वाले एग्जांपल के साथ नीचे वाले ये पार्ट नोट कर लो। ब्रॉन्स्टेड एसिड जब ब्रॉन्स्टेड बेस के साथ कंबाइन कराएगा तो कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन कराएगा। एसिड वाले पार्ट से कंजुगेट बेस मिलेगा और बेस वाले पार्ट से कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन मिलना चाहिए। नोट कर लो। सर तो NH4 और Cl माइनस कंबाइन नहीं करेगा?
कंबाइन करेगा भी तो भी हम लोग उसको अलग अलग फॉर्म में रखे हुए हैं, वाटर तो नहीं बन रहा ना। एग्जाम्पल समझाने के लिए था केवल। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग को डिस्कस करना है, लेविस एसिड और बेस हम लोग पार्ट मेंशन कर सकते हैं। मतलब ब्रोस्टेड एसिड, ब्रोस्टेड बेस, एरेनियस एसिड, एरेनियस बेस, सिमिलर टाइप से हम लोग का लेविस एसिड और लेविस बेस वाले पार्ट का कंसिडरेशन होता है। तो जब हम लोग लेविस एसिड, लेविस बेस वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे, इस केस में डिफिनेशन और ज्यादा चेंज होता है। यहाँ पे एसिड वाले पार्ट में सब कुछ इलेक्ट्रॉन के टर्म में चलता है। तो यहाँ पे एसिड वाले पार्ट में मेंशन कर सकते हैं, दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेस के केस में जब एसिड वाला पार्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस वाला पार्ट डोनेट करेगा। उस केस में बेस वाले पार्ट में दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा उस चीज को हम लोग एसिड बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा उस चीज को हम लोग बेस बोल सकते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इसमें सबसे जरूरी कंसिडरेशन ये होता है कि जो लेविस एसिड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तब करेगा जब उसके पास कोई खाली ऑर्बिटल होगा। तो अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया, तब उस केस में हम लोग आराम से वहां पे टर्म लेविस एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए खाली जगह रहेगा उसके पास। और नॉर्मली जब हम लोग लेविस बेस की बात करेंगे, तो उस केस में एक लोन पेयर वाला पार्ट होगा या फिर एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट होगा। इन दोनों में से कोई एक पार्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब लेविस बेस में सेंट्रल एटम पे ऑन द सेंट्रल एटम लिख सकते हैं, लेविस बेस वाले पार्ट में सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर या फिर एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तब उस केस में हम लोग लेविस एसिड बना सकते हैं। क्योंकि अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तभी सामने वाले को डोनेट कर पाएगा, और अगर डोनेट कर पाएगा तो लेविस बेस बोलना बहुत ही, सॉरी हाँ, लेविस बेस बोलना बड़ा सिंपल सा केस होगा। तो जिसके ऊपर लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वो डोनेट करेगा, तो लेविस बेस। और जिसके ऊपर वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वो एक्सेप्ट करेगा, तो लेविस एसिड आराम से बोला जा सकता है। जैसे चाहे तो एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, BH3। BH3 वाले पार्ट में बोरोन के ऊपर 3 बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो एक p ऑर्बिटल खाली है। अगर एक p ऑर्बिटल खाली है इसका मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल आराम से लेविस एसिड कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। AlCl3 ले सकते हैं, AlCl3 में भी एल्यूमिनियम के ऊपर 3 बॉन्ड है, और अगर 3 बॉन्ड है तो उस केस में 3 बॉन्ड के हिसाब से sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक p ऑर्बिटल खाली होगा, मतलब लेविस एसिड आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और नया कंसिडरेशन होता है। जैसे मान लो NH3 वाला पार्ट जब BH3 के साथ कंबाइन करेगा, तो NH3 वाले पार्ट के ऊपर एक लोन पेयर है, इसका मतलब लेविस बेस है। और BH3 के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी जस्ट डिस्कस किया था, लेविस एसिड है। जब इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होगा तो NH3 लोन पेयर कोऑर्डिनेट करना चाहेगा या डोनेट करना चाहेगा, BH3 लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करें तो ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए काम कर सकते हैं हम लोग कि NH3 वाला पार्ट अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया और BH3 वाला पार्ट लोन पेयर एक्सेप्ट किया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर एक सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब कोई भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट का कोई मॉलिक्यूल है जो दूसरे पी ब्लॉक के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंबाइन कर रहा है,
तो इस तरह का जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एसोसिएटेड होंगे तो हम लोग वहां पे टर्म नॉर्मली एडक्ट यूज कर लिया करते हैं। ये एडक्ट वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होगा, जिसमें से एक लेविस एसिड होगा और दूसरा एक लेविस बेस, तो एडक्ट की बात कर सकते हैं। और इन जनरल जब लेविस एसिड लेविस बेस के साथ कंबाइन करता है तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, या फिर इसी चीज को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में से जो वर्ड यूज करना है आराम से यूज कर सकते हैं। वैसे ऊपर वाले केस में एडक्ट वर्ड यूज करना ज्यादा प्रिसाइज है, बट जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक पार्ट थोड़ा ध्यान रखने का है। लेविस एसिड लेविस बेस जब कंबाइन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर छोड़ो, यहाँ पे मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन कराएगा, जिसमें टर्म हम लोग एडक्ट यूज कर सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आराम से यूज कर सकते हैं। नोट कर लो। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग बेसिक क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक क्लास में मेरे हिसाब से बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक पार्ट तो तुम लोग को समझ में आ गया कि इफेक्ट कैसे ऑपरेट कराना होता है। केवल हम लोग उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमको लगता है कि 20 22 25 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक क्वेश्चन में। और उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा कंसिडरेशन और लेना होगा, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट और डिस्कस करना होगा एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में। बट उसमें भी एक क्लास या 1.5 क्लास बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं आराम से। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही।